नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो आज हम अपने लेक्चर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। अगर आपने पहले फंडामेंटल राइट्स का वीडियो देख लिया है तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद फिर हम स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो है पार्लियामेंट की भी बात करेंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अपडेट जो है वो आपको टाइम पे मिलते रहें। साथ में बीच बीच में हम लोग कुछ कुछ न्यूज़ से रिलेटेड भी अपडेट डालते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट क्या है। सबसे पहले स्टेट आपने आर्टिकल 13 में देख लिए होंगे, डिफाइन किया है। स्टेट कभी भी लॉ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? वो बनाते हैं ताकि उन लोगों के स्टेट के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, प्रोग्राम एंड पॉलिसी से उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, बेनिफिट मिल सके सभी को। और एक जो समाज में जो है इक्वालिटी है, जस्टिस है, वेलफेयर है, जो प्रमोट हो सके। तो यहाँ पे फिर दोस्तों, यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट का है, और वो अपनी ड्यूटीज़ पूरा करती है ताकि वो लोगों के राइट्स को बचा सके। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी, वो इसी तरह का काम करती है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को अगर हम कैटेगराइज करते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देखेंगे कि तीन तरह का मिश्रण है। एक सबसे पहले जो है सोशलिस्ट जो है, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल है, और तीसरा लिबरल प्रिंसिपल है। यानी कि आप में इसमें देखेंगे कि कोई भी स्टेट ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो लोगों के अगेंस्ट में जाएगा। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि लोग समाज में जितने भी हैं सोसाइटी में इक्वालिटी की बात करते हैं, ताकि धन जो है एक आदमी के पास ज़्यादा ना हो, दूसरे के आदमी के पास इतना भी कम ना हो कि वो गरीबी से जो अगर गरीब हैं तो फिर गरीबों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाए, प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाई जाए जिसके कारण उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। गांधी प्रिंसिपल की बात करें तो हम यहाँ ग्रामीण उद्योग को ऊपर करने की बात करते हैं, समाज में जो है इक्वालिटी की बात करते हैं, और लोगों को समानता का अधिकार की बात करते हैं। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं 43 बी, ये 6 सब जो है वो गांधी प्रिंसिपल पे है। लिबरल प्रिंसिपल पे भी यहाँ पे बात होती है, यानी कि स्टेट को हमेशा लिबरल अप्रोच होना चाहिए। अगर स्टेट रेडिकल होगा, रेप्रेसिव होगा, ऑथोटेरियन होगा, तो कोई भी सोशलिस्ट और गांधी प्रिंसिपल कभी काम नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो है कि आर्टिकल 13 में क्या किया है। तो आप जो आर्टिकल जो पढ़े हैं 13 में, वही यहाँ पे 36 में भी रिफ्लेक्ट करता है। क्या यहाँ पे कि द स्टेट हैज़ सेम मीनिंग बट, ये स्टेट क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, और जितने भी गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल करती है वो सारे के सारे आर्टिकल 36 में डिफाइन किए गए हैं। आर्टिकल 37 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 37 में सबसे पहले ये चीज़ बात की गई है कि स्टेट जो है वो स्टेट में एक चीज़ तो लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोविज़न स्टेट्स जो लागू करते हैं ये इन्फोर्सेबल बाई, यहाँ पे जो है ना कोर्ट में नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिए हुए हैं प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, अगर स्टेट इसको लागू नहीं करता है तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं कर सकते हैं ये आर्टिकल दिया हुआ है और स्टेट क्यों नहीं लागू कर रही है, तो हम कोर्ट में फाइल कर देंगे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे को लागू कर सके, ताकि लोगों में क्या हो सके, जो ड्यूटीज़ वो अपनी निभाए जिसके कारण सबके राइट्स हो। और ये आपका लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने की बात करती है। तो आर्टिकल 38 की बात करते हैं। आर्टिकल 38 में सबसे पहले जो है वेलफेयर की बात की गई है। वेलफेयर मतलब किसके लिए? समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। क्यों समाज में, सोसाइटी के लिए? क्योंकि समाज और सोसाइटी में दोस्तों सोशल ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज में सोशल ऑर्डर ही नहीं मेंटेन होगा तो गुंडे, बदमाश, दबंग जो हैं, पॉलिटिशियन, सब लोग क्या करेंगे? आपके लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। तो लाइफ में या फैमिली लाइफ में करेंगे, या फिर एजुकेटिव लाइफ में करेंगे, रिलीजन के नाम पे करेंगे, या फिर बहुत सारा क्राइम होगा, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो स्टेट का सबसे पहला काम है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, ताकि यानी कि क्राइम रेट को कम कर दिया सके, फैमिली लाइफ जो है हैप्पी हो, एजुकेशन सबको मिले, रिलीजियस इक्वालिटी हो। तो ये सब सारा का सारा। और दूसरा काम है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है जो उनको सिक्योर करना,
ये समाज अगर सिक्योर है तो सब कुछ सिक्योर है। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 38 के बाद 39 में आते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि स्टेट को ऐसे पॉलिसी बनाना चाहिए जिसके कारण लोगों में भेदभाव नहीं हो, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी नहीं हो। और उसमें क्या काम करता है कि अगर कोई सक्षम नहीं है तो उनको एडिक्वेट नेसेसरी लाइवलीहुड जो है अपॉर्चुनिटी खाने का। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत डिप्रेस क्लास हैं, तो डिप्रेस हैं, हो सकता है स्टूडेंट भी डिप्रेस हो, वर्कर्स भी डिप्रेस हो, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको भी बेनिफिट पहुंचाना ताकि उनको जो है। और यहाँ पे स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, नॉट फोर्स टू एंटर एनी वर्क फॉर इकोनॉमिक नेसेसिटी विच इज़ नॉट सेफ। अगर एक बूढ़ा आदमी अगर अपने पेट भरने के लिए इस तरह का काम करने पे मजबूर है जो कि उसके शरीर के हिसाब से ये सही नहीं है, तो स्टेट को उसमें रोल प्ले करना चाहिए। पेंशन का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। और जैसे देखेंगे कि पेंशन का अमाउंट स्टेट के अलावा सेंटर का भी है, तो दोनों है। तो कोई बहुत सारे ऐसे करते हैं स्टेट कि अगर सेंटर दे रही है तो स्टेट बंद कर देते हैं, लेकिन आप दिल्ली में देखेंगे कि सेंटर का भी है और स्टेट का भी है। और अभी तक सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए पेंशन जो है दिल्ली गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पे जो बूढ़े हैं, जो सक्षम नहीं है, उनको पेंशन के थ्रू ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते हैं। तो उसको एडिशनल बेनिफिट क्या दिया जाए, उनके सारे हेल्थ फैसिलिटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाए, ट्रैवलिंग है कॉन्सेशन दिया जाए। तो ये सब सारी स्टेट काम करती है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा चाइल्ड एंड यूथ टू बी प्रोटेक्टेड। हम जानते हैं कि इस चाइल्ड को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कि अगर एजुकेशन नहीं लेंगे तो फिर उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का। अब यहाँ पे दोस्तों एक मैटरनल एम्प्लॉयमेंट और लॉनलेस की बात है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलता। तो उसमें यही आर्टिकल 39 जो है वो इसमें स्टेट ऐसे प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ बनाती हैं जिनके कारण लोगों को फ़ायदा हो सके। आर्टिकल 39A ऐड किया गया है फ्री लीगल एड के लिए, यानी कि आपको लीगल एड की सुविधा दी जाए। लीगल एड की सुविधा क्यों दिया जाए? जानते हैं कि स्टेट हमेशा से रेप्रेसिव रहा है, हमेशा लोगों के अधिकार को हनन करता रहा है। तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस नहीं मिलेगा, तो इस तरह से फ्री लीगल एड जो है आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि लीगल एड जो आपको सिक्योर करेगा जस्टिस, ताकि आपका कोई भी अधिकार का हनन ना सके। कोई भी एनी सिटीजन रीजन फॉर इकोनॉमिक और एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो है, आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो फ्री लीगल एड जो है वो आपको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करेगी। ये आर्टिकल 39A में है। आर्टिकल 40 की बात करते हैं, अब गांधीयन प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले गांधी जी बोलते थे कि अगर किसी भी जो है ये स्टेट का अगर उसको अपलिफ्टमेंट करना है या डेवलपमेंट करना है तो उसको गांव से शुरुआत करना पड़ेगा, यानी कि लोकल लेवल गवर्नेंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोकल लेवल गवर्नेंस फेल हो गया तो मतलब समझिए कि डेवलप नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर गाँव ही नहीं डेवलप होगा तो स्टेट कहाँ से डेवलप होगा, और स्टेट अगर डेवलप नहीं होगा तो फिर हमारा कंट्री कहाँ से डेवलप होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ विलेज का पंचायत जो है उन्होंने गठन किया गया कि विलेज में एक पंचायत होना चाहिए जो कि अपने काम को अपनी जिम्मेदारी के थ्रू निभा सके। तो यहाँ पे हर गांव में जो ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एक विलेज पंचायत का होना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों कि इसमें जो परसेंटेज जो है रिजर्वेशन के लिए किया गया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में 1 2 3 4 और 5, इसमें 2 महिला है। तो हमारे अभी जो रूल आया है उसमें हर 5 पंचायत में कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है, और एक पर्सन जो होता है जो पिछड़े वर्ग से होना अनिवार्य है। तो ये सब दोस्तों जो है वो आर्टिकल 40 के थ्रू जो लोकल लेवल गवर्नेंस को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं। अब हालांकि आर्टिकल 41 पे आते हैं। आर्टिकल 41 क्या है? ये आपको राइट टू वर्क देती है, यानी कि स्टेट प्रोवाइड करेगी जॉब। आप देखेंगे एम नरेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं जो जिससे राइट टू वर्क जो है सिक्योर हो सके, उनके ज़्यादा लोग जो हैं स्टेट के अंदर ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट ले सकें। जैसे अभी देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है कि 2030 तक 40 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर स्टेट जनरेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट, तो अपने लोगों को उनके
अधिकार दे रही है, क्या? राइट टू वर्क। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको एक जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप पकौड़ा बेचें और इस तरह से कुछ करें। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपको अगर एजुकेटेड हैं तो आपके अकॉर्डिंग से आपको जॉब मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक और चीज़ खास बात है कि अगर आप डिसेबल हैं या कहीं और भी कुछ चीज़ है, सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज है, या कोई तरह का सिकनेस है, तो स्टेट आपको जो है कुछ रिजर्वेशन या कुछ चीज़ अधिकार देती है ताकि आपको बेनिफिट हो सके। आर्टिकल 42 की बात करते हैं यहाँ पे, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात करती है। दोस्तों शहर में ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि इलीगल हैं। हम आप देखेंगे कि आज के डेट में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर का काम होते हैं, हमारे इंजीनियर क्या करते हैं कि लोगों को हायर कर लेते हैं, ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक का काम आज तक कभी किए ही नहीं है, और उनको सिर्फ बोलते हैं कि ऊपर चढ़ के तार जोड़ना है, बस ठीक हो जाएगा। और पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन में एक डेथ जो होता है। बहुत सारे ऐसे जो वर्क हैं जो कि उनके लोगों को वीमेन के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि मैनुअल स्क्रेंजिबी की जॉब जो है बहुत सारे स्टेट ने बैन कर रखा है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए एक साल में कैजुअलिटी जो है कम से कम 250 से 300 से 400 लोग सिर्फ जो है मैनुअल स्क्रेंजिबी के कारण डेथ होते हैं। दिल्ली ने 2017 में बंद कर रखा है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट हैं जो अभी भी बंद नहीं किए हैं और मैनुअल स्क्रेंजिबी की जॉब के कारण मारे जाते हैं। तो ये क्या आता है, जस्ट ह्यूमन कंडीशंस के लिए जो है इस तरह का प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ह्यूमन कंडीशन में वर्क हो। और एक और बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की। स्टेट को हमेशा वीमेन के मैटरनिटी के लिए सपोर्ट करना चाहिए ताकि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और सरकारी व्यवस्था, प्राइवेट अगर मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दे रही है तो स्टेट को उसके एक्शन लेना चाहिए। उसके अलावा मैटरनिटी से रिलेटेड बेनिफिट दिल्ली गवर्नमेंट को ही देख लीजिए। एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट को ही बार बार ले रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा दोस्तों। ऐसा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मैटरनिटी बेनिफिट बिल्कुल फ्री कर रखी है, और एम्बुलेंस सर्विस फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन में डिलीवरी भी फ्री है, और बहुत सारे जो उनके साथ साथ मेडिसिन है वो भी फ्री है। तो इस तरह का स्टेट को इनिशिएटिव लेना पड़ता है ताकि जो है मैटरनिटी से रिलेटेड बेनिफिट भी पहुंचाया जा सके। फिर गांधीयन अप्रोच के हम ऊपर आ रहे हैं कि लिविंग वेजेस, यानी कि अगर गांव में लोग खुशहाल हैं तो शहर की ओर माइग्रेट नहीं करेंगे। तो गांव की खुशहाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गांव में जितने भी छोटे छोटे बिजनेस उद्योग हैं उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं आज के डेट में दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट का देखेंगे, स्टोर में जाएंगे तो पता चला कि एक टोकरा भी 1000-1200 रुपये का मिल रहा है। पता चला एक तांबे की मूर्ति है उसको भी 2500-3000 रुपये में कर दिए हैं। अब यहाँ स्टेट क्या करती है, उनसे खरीदती है 100 रुपये में, बेचती है झारखंड में 1000 रुपये में। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे तो अगर देखा जाए आर्टिकल 43 है कि डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। उड़ीसा में डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव कर रही है, उनके लिए मार्केट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे उनको मार्केट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है और सरकार उनसे खरीद करके अपने बाज़ार में खुद ही बेचती है, जिसके कारण जो है। लेकिन हालांकि इसका आर्टिकल का ये बात किया जाए तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए है ताकि गांव के लोग शहर की ओर माइग्रेट ना कर सकें और उनके जो जो है कंडीशंस वहाँ पे अच्छा हो और लाइफ जो अच्छी हो और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी किया सके। वर्कर्स पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर मैनेजमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर एक आदमी सारा डिसीजन ले लेगा तो कभी भी जो इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री कभी भी आगे चल के वो नहीं कर सकते हैं, अथॉरिटेरियन हो जाएगा। तो वर्कर्स को मैनेजमेंट के पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे इनकरेज करती है ताकि जो भी लेजिस्लेशन आए वो उनके फेवर में आए और ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A को इम्प्लीमेंट किया गया है। दोस्तों जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ये बहुत डिबेटेबल इशू है। इसके लिए तो अलग से 1 घंटा लेक्चर अगर भी दिया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम जानते हैं कि जो है एक बहुत डिबेटेबल इशू है। सारे यहाँ पे बहुत डाइवर्स हमारा कल्चर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं और बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है। हम एक यूनिफॉर्म सिविल की बात करते हैं जिसमें सबके लिए इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये अगर देखा जाए तो ये सबके राइट्स को, यानी कि जितने भी है उसको सिक्योर करता है सिटीजन्स के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू जो है टेरिटरी में अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि सारे सिटीजन को एक तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए कल्चरल बिलीफ प्रैक्टिसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या सही तरह से लागू हो पाएगा,
ये भी डिबेटेबल है। तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग से काम करती है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट जो है वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग से काम करे या माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग से काम करे। तो बहुत सारे स्टेट जो है अपने सिविल कोड के ऊपर से ये इशू करते हैं। आर्टिकल 45 की बात करें तो बहुत दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेट का मैंने बात किया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो प्रोवाइड करना, जो आर्टिकल 21A में हमारा फंडामेंटल राइट्स में है, वो यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, ताकि इस अगर अगर सर यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स में आपका जो क्लेम है, तो स्टेट भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर एज को प्रोवाइड कर सकें। देखिए वहाँ पे भी दोस्तों फंडामेंटल राइट्स में जो है जो हम बात करते हैं जो मार्जिनलाइज क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे स्पेशल आर्टिकल 43 दिया गया है। आर्टिकल वहाँ पे 15 जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, यहाँ पे आर्टिकल 46 उसकी बात करता है कि प्रमोशन होना चाहिए। क्यों? एजुकेशनल, इकोनॉमिक और इंटरशेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शंस के लिए, क्योंकि आज भी ये जो वीकर समाज है जो अभी तक अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाए हैं, और जिसके कारण जो है इनकी दुर्दशा बहुत बुरी तरह बनी हुई है। जो है इनके जो खाने और पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, और इनको जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फूड करके के इनको अपंग बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 40 थ्रू के थ्रू इनको एजुकेशन में प्रमोट करना चाहिए, इनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी बनाना चाहिए, ताकि जो इनको एम्पावर किया जा सके। आर्टिकल 47 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे स्टेट को जो है न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना चाहिए। अगर आपको बता दें न्यूट्रिशन लेवल से डेथ कितना होता है इंडिया में, तो यहाँ पे 2.6 लाख जो सिर्फ चिल्ड्रन जो है डायरिया से मरते हैं। 5 साल से कम के जो अगर चिल्ड्रंस मरने वाले जो हैं उसकी तादाद 9 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है सालाना। तो दोस्तों ये हर स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से अप्लिफ्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि जितने भी न्यूट्रिशंस लेवल हैं उसको हम इंक्रीज कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल की एजुकेशन बात करते हैं। अगर आपके सामने मैं थोड़ा इसको आपको हाईलाइट करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने देखिए, मैं कुछ कुछ और भी नहीं कुछ सर्च करूँगा, आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चलो गवर्नमेंट जो है स्कूल पहले डालते हैं, ठीक है। जब चलिए गवर्नमेंट स्कूल को हम डाल रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि दुर्दशा, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बाहर में बैठ के शिक्षित ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे ब्लैक बोर्ड के नाम पे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है, टंगा हुआ नहीं है। स्कूल्स में जो है यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, बेंच नहीं है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल जो है स्कूल्स की बात है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट स्कूल में आप देख लीजिए कैसा कैसा है। अब चलिए आपके सामने जो है प्राइवेट स्कूल को सर्च करते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल, चलिए अब प्राइवेट स्कूल्स की बात कर देख लीजिए आप प्राइवेट स्कूल्स की। अरे इंडिया डाल देते हैं, ये तो फॉरेन कंट्री ले रहा है भाई, फिर भी फॉरेन कंट्री से कम नहीं लगेगा आपको। देख लीजिए ये है आपके जो है वेल एंड एडवांस जो है आपका। अब इसी तरह दोस्तों मैं सर्च कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे हैं। देख लीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर हम देखा जाए थोड़ा सा सर्च नीचे करेंगे, जो है वार्ड में लोग हैं, और आप देखेंगे कि एक एक बेड पे दो दो लोग लेटे हुए हैं। कंडीशंस कैसा है कि यहाँ पे ओवर क्राउडेड है। तो जिस तरह का कंडीशन आप देख रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओवर क्राउडेड इस तरह से है क्योंकि गवर्नमेंट बन ही नहीं रहे हैं हॉस्पिटल्स, और जो पुराने हैं वो रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। और आपके सामने अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल, भैया 5 स्टार होटल से कम ना लग रहा है यहाँ पे। यहाँ तो आदमी छुट्टी मनाने के लिए भी जाएगा तो बोलेगा कि हॉस्पिटल में ही रुके, ऐसा ऐसा है हॉस्पिटल है। चेकअप भी हो जाएगा, टूरिज्म भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो इस तरह का आप देख रहे हैं कि सिचुएशन है। चलिए आइए फिर से बैक टू जो है, तो ये कंडीशंस है दोस्तों। तो ये कब इम्प्रूव होगा ये तो भगवान जाने। अभी तो 75 साल ही आज़ादी के हुए हैं और 75 साल लग जाएंगे शायद सुधरने में। आर्टिकल 48 की बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। तो यहाँ पे जो है स्टेट का सबसे पहले काम है कि जितने भी जो हैं उनको प्रिजर्व करें और प्रमोट करें, कि जो भी जैसे दूध देने वाले जो हैं
जैसे गाय हुए, बकरी हुए, भैंस हो गए, तो उनके जो काटने पे जो है इलीगल स्लाउटर या स्लाउटर पे उनको रोक कर दिया जा सके, ताकि दूध के प्रोडक्ट जो है हो सकें। और ये दूध के प्रोडक्ट से गांव का भी भला होता है, ताकि एक गरीब को अगर गाय दे दिया जाता है तो गाय से दूध निकलती है, दूध के बाद गोबर भी निकलता है, और बहुत सारे इस तरह से फ़ायदे होते हैं कि एक आदमी का चल जाता है। तो इसी तरह 48 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 48 में एक और जो है प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड लाइफ लाइफ। तो दोस्तों स्टेट का सबसे जो चीज़ है, हर डेवलपमेंट में पेड़ को काटते रहती है। जो रोड बड़ा करना है पेड़ काट दो, अर्रे फॉरेस्ट फॉरेस्ट महाराष्ट्र में हुआ, मेट्रो का सेट बनाना था तो उसके लिए पेड़ काट दिए। तो यहाँ पे अब ये अगर स्टेट ही सारे जगह अगर पेड़ काटेगी तो फिर कैसे होगा। आप देखेंगे कि हर जगह अगर हमारे रिवर हैं या लेक हैं, तालाब हैं, सब पॉल्यूटेड हैं। तो ये स्टेट का काम है उसको क्लीन रखना। अगर आसपास में कोई इंडस्ट्रीज फैक्ट्री हो गए तो उसको साइड किया जाए, ताकि हमारे जो हैं वो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और ये सब सारे के सारे सिक्योर रह सकें। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 49 की। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमारे जितने भी मोनूमेंट हैं उनको कम से कम ये कर सकें, सेव कर सकें। यहाँ बहुत सारे वीडियो हैं जो इस लिंक में, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, जिसमें क्या कर रहे हैं लोग ही अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को ये कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे हैं हमारे यहाँ पे जो है जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको तोड़ फोड़ किया जा रहा है, या तो रिलीजन के नाम पे तोड़ फोड़ किया जा रहा है, या फिर कुछ दंगे फसाद के नाम पे तोड़ किया जा रहा है। लेकिन क्या किया जा रहा है, ये तो जो है उसका स्टेट का काम है कि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। आर्टिकल 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेपरेशन की बात करती है लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव की। तो ये सारे के सारे को सेपरेट रहना है और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आर्टिकल 50 तक जो है वो हो चुका है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का लेक्चर जो है आपको मैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एमएलए का रोल, एमपी का रोल क्या होता है, प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, और रियलिटी में क्या हो रहा है, सभी आपको डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर के लिए बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट से थोड़ा पता चले इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ और तरीके से डिस्कस करना है। तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को और प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच।